गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का दिन तो आपके लिए बहुत अच्छा है और हम सबके लिए भी बहुत अच्छा है। इतना पावन पर्व है आज, यानी आज दीपावली है। तो सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज हम अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका हरियाणा टेट का पेपर अब बहुत जल्द आपके सामने होने वाला है। पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी और बहुत सारे प्रश्न कराए गए हैं। ऐप पे भी डेली क्लासेस आपकी चल रही है, तो उम्मीद करते हैं कि क्लासेस आपकी बहुत मस्त चल रही होंगी, सारी तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा, अगर क्लास से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी पढ़ाई को डेली कंटिन्यू रखिए। त्योहार है, समझ सकते हैं, छुट्टी का माहौल होता है और थोड़ा सा पढ़ाई से मन हटता है, लेकिन आपको पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करनी है। ठीक है, सब चीज लाइफ में इम्पोर्टेंट है, मतलब लाइफ में हर चीज की इम्पोर्टेंस होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें हर एक चीज पे फोकस करना होता है। हमें त्योहार भी मनाना है और हमें पढ़ाई भी करनी है, समझ रहे हैं आप? यानी हमें त्योहार भी मनाना है और हमें पढ़ाई भी करनी है, दोनों चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आई गेस मेरी आवाज आ रही होगी, मेरी वीडियो भी क्लियर होगी। तो चलो अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है और मेरी वीडियो भी आपको क्लियर होगी। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले तो मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है और मैं आपके हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पे स्वागत करती हूँ। ये आपका अपना परिवार है और ये परिवार आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए हमेशा लगा रहता है। यानी हम लोग हमेशा आपके लिए खड़े हैं कि आपकी पढ़ाई कभी भी खराब ना हो, किसी भी दिन आपकी क्लास ना मिस हो, इसलिए हमेशा आपके लिए क्लासेस होती हैं। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज लाई हूं। जैसा कि आप सबको पता है, आपके लिए एग्जामपुर लेके आया है दिवाली धमाका ऑफर। यानी बच्चों, अब इस समय जो दिवाली है वो सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात और अपने आप को एनरोल कराएं एग्जामपुर के कोर्सेस में और पाए 75% का डिस्काउंट। बेटा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको पता है कि एग्जामपुर के कोर्सेस में आपको 75% का ऑफ मिल रहा है। 75%, यानी आपको यूज करना है कोड। कोड क्या है? दिवाली 75। जब आप कोड यूज करेंगे दिवाली 75, आपको पूरा पूरा 75% का ऑफ मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? तो यानी कि ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो भी जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में किसी जो आपके रिलेशन में है, जो हो सकता है किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि बेटा, एग्जामपुर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे परीक्षाओं की तैयारी कराता है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसमें क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यानी आप इस कोड को इस्तेमाल करिए दिवाली 75 और पाए 75% का ऑफ। और दूसरी चीज आपको पता है, हरियाणा टेट के लिए लक्ष्य बैच चल रहा है, तो लक्ष्य बैच में भी अपने आप को जल्द से जल्द इनरोल करा सकते हैं आप बच्चों। सारी इंफॉर्मेशन एग्जामपुर एप्लीकेशन पे गिवन है। यानी बेटा प्यारे बच्चों, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके एप्लीकेशन पे है। आपको याद है मैंने आपसे एक बात बोली थी, हमेशा मैं क्लास में आपको एक बात बोलती थी कि बेटा, हमारी जो एप्लीकेशन है जरूरी नहीं कि उसमें सारी चीजें पेड हो, बहुत सारी चीजें फ्री भी मिलती हैं। ठीक है, मैंने आपसे ये बोला था। तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें क्योंकि एप्लीकेशन पे ही सारी चीजें हैं। ये जो 75% का ऑफ है ये भी आपको एप्लीकेशन पे मिल रहा है। बेटा, छोटा मोटा ऑफ नहीं है, 75% का डिस्काउंट है। तो आप चाहें तो जरूर जाएं और एक बार इस पे देखें, विचार करें और शेयर करें। चलिए तो प्रश्नों की तरफ आ जाते हैं। पहला प्रश्न हमारी आंखों के सामने है। पहला प्रश्न है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करने के लिए, यानी कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चों, आपको पता है बच्चे में जो विकास होता है, बच्चे में जो विकास होता है वो संवेगात्मक भी होता है, बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे। शारीरिक भी होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है। कौन सा होता है? मानसिक भी होता है। ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक।
तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने के कौन से कारक हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, यानी वंशानुक्रम, वातावरण, खेल एवं व्यायाम या उपरोक्त सभी। इन 4 में कौन सा ऑप्शन होगा? What are the factors affecting physical development? उम्मीद करते हैं ये बहुत आसान प्रश्न है और सारे बच्चे इसका रिप्लाई बहुत तेजी से दे चुके हैं, यानी कि वंशानुक्रम, वातावरण, खेल, व्यायाम या सभी। यानी कि हम जानते हैं कि अगर मैं एक बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रही हूं तो फिजिकल डेवलपमेंट आपका जेनेटिक्स यानी हेरिडिटरी। बेटा ये दो एक ऐसे शब्द हैं, एक होता है वंशानुक्रम, एक होता है वंशानुक्रम और एक होता है वातावरण, एक होता है वातावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण ये दो ऐसे शब्द हैं, ये दो ऐसे शब्द हैं जो फैक्टर है, यानी बाल विकास को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। तो ये तो होगा ही होगा, वातावरण बिल्कुल होगा, ठीक है। और हमें पता है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्पोर्ट, व्यायाम है ना, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। हम कहते हैं ना योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम ये सबके लिए जरूरी है। तो यानी कि सारे ऑप्शन सही होंगे बच्चों, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट वन। यानी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो सारे होंगे, उपरोक्त सभी, ठीक है बेटा। इट्स क्लियर, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, आई कैन सी द आंसर। सारे बच्चे एकदम झटाझट रिप्लाई देंगे। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपको नॉट आइडेंटिफाई करना है, आपको नॉट। बच्चों प्रश्न पे जब भी नॉट आए तो हमेशा एक राउंड बना लो ताकि आपको याद रहे कि हमें नहीं आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी नहीं है। इसमें आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं 4, यानी आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं 4। एक है एड्रिनल ग्लैंड, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक है सलाइवरी ग्लैंड और एक है थायराइड ग्लैंड। तो दैट मींस आपको पता है जो ग्लैंड्स होती हैं, ध्यान से समझिएगा, जो ग्लैंड होती है यानी इसको हम बोलते हैं ग्रंथियां, इसको बोलते हैं ग्रंथियां, ठीक है। ग्लैंड्स को बोलते हैं ग्रंथि, ग्रंथि या ग्रंथियां। ग्लैंड हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो दो टाइप की ग्लैंड्स हैं हमारे पास। आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, यानी कोई एक ऐसी है, कोई एक ऐसी है जो एक्सोक्राइन है, कोई एक ऐसी है जो कैसी है, एक्सोक्राइन है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड, क्योंकि बेटा ये जो सलाइवा हो गए, ये जो टीयर ग्लैंड हो गए, सलाइवा, टीयर ग्लैंड, ये सब कैसी ग्लैंड कहलाती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। क्लियर है? क्लियर है। तो यानी कि एड्रिनल ग्लैंड जो कि आपकी किडनी पे होती है, एड्रिनल ग्लैंड जो कि आपकी किडनीज के ऊपर है, जस्ट अबव द किडनीज। पिट्यूटरी आपके ब्रेन में है, ठीक है। सलाइवरी आपको पता है, सलाइवा जिससे हम सलाइवा सिक्रीट करते हैं, हेल्प करता है डाइजेशन में, तो ये पाचन क्रिया में हेल्पफुल है। और थायराइड आपके नेक पे है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर नेक। एड्रिनल सिक्रीट करेगा एड्रिनलिन हार्मोन, पिट्यूटरी सिक्रीट करेगा ग्रोथ हार्मोन और थायराइड सिक्रीट करेगा थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है। और थायराइड आपको पता है बेसिकली क्या है, ये आपको गोइटर रोग देती है, इसकी कमी और ज्यादा होने से रोग होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो लार ग्रंथि होगा। और उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। चलो, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किसमें पाई जाती है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति, आपको पता है बेटा ये जो एक नेचर होता है ये किसी एक अवस्था में बहुत तीव्र तरीके से पाया जाता है। ये जो नेचर है ये किसी एक अवस्था में बहुत तीव्र तरीके से पाया जाता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें विद्रोह की भावना पाई जाएगी। तो अगर मैं बात करूं तो हमें अवस्थाएं पता है, हमें अवस्थाएं पता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, एंड उसके ये तो तीन हमारी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इस तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ रखे हैं, यानी आपको शैशवावस्था के बारे में भी पता है, बाल्या के बारे में भी पता है और किशोरा के बारे में भी पता है। तो अगर अब मैं बात करूं कि विद्रोह की भावना किसमें पाई जाएगी, आपको पता है
इस टाइप की अवस्थाएं किशोरावस्था में पाई जाती है। ऐसी अवस्था किशोरावस्था में पाई जाती है, क्योंकि शैशवावस्था तो सबसे बहुत ही स्टार्टिंग की अवस्था हो गई, जिसमें बच्चे को बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं होता, यानी बच्चा छोटा है, सेंसेस के हेल्प से आगे बढ़ रहा है, जैसा पियाजे ने बोला है। बाल्यावस्था में आपको पता है एक गैंग एज, गंदी आयु मानी जाती है, ठीक है। किशोरावस्था वो अवस्था है जहां से तार्किक यानी तार्किक क्षमता का विकास स्टार्ट हो चुका होता है। तो किशोरावस्था ही इसका सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ में आ जाइए। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन योग्यताएं, नवीन विशेषताएं प्रकट होती है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? जल्दी से बता दें। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? जल्दी से बता दें। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये किसने कहा था बेटा? जल्दी से बता दें। हाँ जी, जल्दी से बता दें कि ये स्टेटमेंट किसने कही थी। जिसने कही थी जल्दी से उसका रिप्लाई आ जाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 नाम आपके सामने है। गैसल है, गैसल का नाम आपने सुना है। इन्होंने परिपक्वता का सिद्धांत दिया है। इन्होंने परिपक्वता का सिद्धांत दिया है। परिपक्वता का सिद्धांत दिया है, ठीक है। हरलॉक ने डेवलपमेंट पे काम किया, जैसा कि आप सब जानते हैं। मेरेडिथ एक अंग्रेजी उपन्यासकार है, अंग्रेजी उपन्यासकार है, ठीक है बेटा। और डगलस एंड हॉलैंड की अगर हम बात करें, यानी इन्होंने फंडामेंटल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में, फंडामेंटल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लियर है? जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दे, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे आंसर हरलॉक होगा। हरलॉक ने डेवलपमेंट के स्टेजेस पे काम किया है। क्यों बच्चों? हरलॉक ने डेवलपमेंट की स्टेजेस पे काम किया है। वेरी गुड। जो भी बच्चे हरलॉक बता रहे हैं एकदम ठीक बता रहे हैं, ठीक है। हरलॉक का नाम हमेशा आएगा, विकास की जब बात होगी तो अधिकतर नाम आप हरलॉक का पाएंगे। कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? इंपॉर्टेंट नियम की बात की गई है, क्योंकि अगर मैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूं, अगर मैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूं तो फिजिकल डेवलपमेंट में 2 नियम है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आपसे कहा गया है कि प्राइमरी नियम इसमें से कौन सा है? आपको प्राथमिक नियम आइडेंटिफाई करना है, मुख्य नियम, प्रमुख नियम। आपके सामने 4 नियम है, यानी लॉ ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट, लॉ ऑफ इरेगुलर ग्रोथ, लॉ ऑफ रैपिड डेवलपमेंट, लॉ ऑफ रिलेशन बिटवीन इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट। क्या होगा? जल्दी से बता दें, जल्दी से रिप्लाई कर दे प्यारे बच्चों कि क्या होगा। जल्दी से रिप्लाई कर दे कि क्या होगा प्यारे बच्चों। जल्दी से रिप्लाई कर दे, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बता दे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जब हम शारीरिक विकास की प्रमुख विशेषता की बात करेंगे तो द्रुतगामी विकास का नियम ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रैपिड डेवलपमेंट, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि आपको पता है ये बहुत तीव्र तरीके से बाल्यावस्था में देखा जाता है। किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है, ये स्टेटमेंट किसने दिया? हमें पता है जो किशोरावस्था है, क्यों बच्चों? किशोरावस्था के बारे में हमें बहुत कुछ पता है कि किशोरावस्था में तो बहुत कुछ होता है। क्यों? किशोरावस्था की अगर हम विशेषताएं देखें तो बहुत कुछ होता है ना। बहुत सारी विशेषताएं हैं, इनमें बहुत कुछ होता है, ठीक है। इतने ज्यादा परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जिनके कारण उनका चिड़चिड़ापन रहता है। क्यों चिड़चिड़ापन रहता है ना? बहुत सारा चिड़चिड़ापन रहता है। तो जल्दी से बता दे क्या होगा, जल्दी से बता दे। किस तूफान और संघर्ष किसने बोला? आपको पता है कि यहाँ का बच्चा जो होगा, जो किशोरावस्था का जो बच्चा होता है, ध्यान से समझेंगे मेरी एक एक बात को, जो किशोर, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिल रही है, ठीक है। आपको अनदर नॉलेज भी दी जा रही है, यानी आक्रोश और हिंसक प्रवृत्ति का होता है। आक्रोश और हिंसक प्रवृत्ति का होता है, पहली चीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी विद्रोह की भावना पूछ लिया, तो कभी ऐसे कुछ ना पूछ ले, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये कैसा होता है? ये अपने कैरियर के प्रति निष्ठा, इनको अपने कैरियर के प्रति निष्ठा होती है, अपने कैरियर के प्रति निष्ठा, समझ रहे हैं, ठीक है। ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक मेन हो गया।
क्लियर है बेटा लोग? उसके बाद से आपको पता है मित्र समूह की भूमिका, दिख रहा है आप सबको, मित्र समूह की भूमिका, ठीक है, ये भी आपको क्लियर है। क्लियर है, ये किशोरावस्था की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी। यहाँ पे एकता और सहयोग की भावना भी होती है, यहाँ पे एकता और सहयोग की भावना भी होती है, एकता और सहयोग की भावना भी देखी जाती है, ठीक है। और कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो यानी कि आपको और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको नहीं भूल सकते, यहाँ पे सबसे ज्यादा शारीरिक और मानसिक बदलाव होंगे, है ना, चेंजेस होंगे, परिवर्तन होते हैं, जिनकी वजह से इनको थोड़ी सी उथल पुथल रहती है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था को जैसा कि हम जानते हैं तूफानी अवस्था भी बोला जाता है, इसको तूफानी अवस्था भी बोला जाता है, ठीक है, स्ट्रेस की अवस्था भी बोला जाता है, ठीक है, तार्किक क्षमता की अवस्था भी बोला जाता है, क्योंकि तर्क करने की क्षमता भी विकसित हो चुकी होती है। तो करेक्ट आंसर जो है वो जिन्होंने ये बोला था वो स्टैनले हॉल है। स्टैनले हॉल है जिन्हें किशोरावस्था का जनक भी बोला जाता है, ठीक है। तो स्टैनले हॉल ने ये स्टेटमेंट दी है कि किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है। ये आई थिंक अब आपको क्लियर रहेगा। ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि आपकी किशोरावस्था की है। सातवां, किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं हैं लिंगी, सामाजिक, व्यवसायिक आदर्श संबंधित समायोजन एवं माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा। यह कथन किसने दिया है? कभी कभी ऐसी डेफिनेशंस आएंगी जिससे आपको आंसर देना है कि सही आंसर क्या होगा। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? चार नाम है आपके सामने। कोलबर्ग है, आपको पता है कोलबर्ग का काम नैतिक सिद्धांत पे है। कोलबर्ग का काम नैतिक सिद्धांत पे है, तो कोलबर्ग सही आंसर नहीं होगा, ठीक है, तो कोलबर्ग कट जाएगा। क्लियर है? जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स पे बताते रहेंगे क्लास कैसी लग रही है। ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर है कुल्हन, ठीक है, कुल्हन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये इसकी इंग्लिश है। नाउ, विकास शब्द में निहित है। विकास में क्या चीजें निहित होती हैं? द वर्ल्ड डेवलपमेंट इज कंटेन्ड इन क्या? ओनली स्ट्रक्चरल चेंजेस, ओनली प्रोसीजरल चेंजेस, बोथ स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल चेंजेस, या नन ऑफ दीज। तो आपको भी पता है अगर मैं विकास की बात करूंगी तो यानी इसमें दोनों चीजें आएंगी, चाहे वो संरचनात्मक हो चाहे वो प्रक्रियात्मक हो। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। जल्दी से बताएं बच्चों, दिवाली के लिए आपको बहुत स्पेशल ये मौका मिल रहा है दिवाली ऑफर का। तो अगर आपको लगता है बेटा लोग, अगर आपको लगता है, मैं आप लोगों को एक बार ये जरूर दिखाना चाहूंगी जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन की है, यानी दिवाली ऑफर चल रहा है, 75% का ऑफ चल रहा है। जिन भी बच्चों को कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो बच्चे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और हमारे एग्जामपुर से जुड़िए, क्योंकि एग्जामपुर आपके लिए लाया है 75% ऑफ दिवाली 75 पे। दिवाली 75 पे 75% का ऑफ लेके आया है। समझ में आ रहा है? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको भी पता है कि हाँ, हमारा जो एग्जामपुर है, हम लोग आपके लिए बहुत ज्यादा तत्पर रहते हैं। और दूसरी चीज, एग्जामपुर एकदम पॉकेट फ्रेंडली संस्था है, राइट, यानी कि ऐसे ही मिनिमम प्राइस रखते हैं जिससे आपको कोर्स खरीदने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप अपनी आने वाली कोई भी परीक्षा की तैयारी हमारी संस्था से जुड़कर कर सकते हैं, क्योंकि ये संस्था आपके लिए लेके आई है 75% का ऑफ। और उम्मीद करते हैं कि आप जब हमसे जुड़ेंगे तो आपकी जो सफलता है वो जरूर हो, है ना। ये हमारी हमेशा से आशा है कि आपकी सफलता जरूर हो, ठीक है। तो चलो अब हम अपने आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी हम थे अपने प्रश्न नंबर किसकी तरफ? 9वें की तरफ। चलो, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? जल्दी से बता दे कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से एक बार बेहतरीन तरीके से बता दिया जाए। हाँ जी,
यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यानी एकदम सही है। जो 90 का डी है, माता पिता और भाई बहन, सबसे अप्रोप्रिएट यही है जो कि आपको इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर्स दैट आर एक्सेप्टेबल इन अ ग्रुप ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। वेरी गुड। नाउ 10, मध्य बचपन की अवधि क्या है? द मिडल चाइल्डहुड पीरियड क्या होगा? मिडल चाइल्डहुड पीरियड। अगर मैं बाल्यावस्था की बात करूं, अगर मैं बाल्यावस्था की बात करूं, हाँ जी, बाल्यावस्था के बारे में कुछ पॉइंट आप मुझे बताना चाहेंगे? यानी चाइल्डहुड, आपको पता है कि चाइल्डहुड के वन लाइनर भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, चाइल्डहुड के वन लाइनर भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो जल्दी से बता दें चाइल्डहुड के बारे में। आपको पता है कि चाइल्डहुड को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, तो जल्दी से वन लाइनर पे चलेंगे और चाइल्डहुड के बारे में बताएंगे। यानी उम्र की बात करेंगे तो 6 से 12 साल है ना? इसकी उम्र जो होती है वो 6 से 12 साल की मानी जाती है, ठीक है, बिल्कुल। और इसको क्या कहते हैं? टोली आयु कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी ये टोली की आयु कही जाती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये टोली की आयु कही जाती है, टोली की आयु कही जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, क्लियर है, हाँ जी। आपको पता है कि यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, संवेग भी डेवलप होंगे, सब कुछ डेवलप होगा, लेकिन हाँ, अभी आपको पता है कि बाल्यावस्था की बात की जाएगी, तो आपको बताना है कि क्या होगा, आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें क्या होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। यानी यहाँ पे जो मिडिल स्टेज होगी वो कौन सी होगी? 2 से 6 वर्ष होगी बच्चों, 2 से 6 वर्ष होगी। हाँ, शैशवावस्था के बाद की अवस्था है ये, आपको पता है। यहाँ पे मानसिक योग्यताओं में वृद्धि आएगी, जिज्ञासा में प्रबलता होगी, है ना, जिज्ञासा में प्रबलता होगी, जिज्ञासा में प्रबलता होती है, यहाँ पे जिज्ञासा में प्रबलता होती है, ठीक है। शारीरिक मानसिक जो विकास है उसमें स्थिरता आएगी, ठीक है। वास्तविकता जगत के संबंध होंगे, ठीक है। रचनात्मक कार्यों में आनंद होगा, जो रचनात्मक कार्य होंगे उसमें आनंद होगा, रचनात्मक कार्यों में आनंद होगा। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 6 से 11 वर्ष होगा, वो 6 से 11 वर्ष होगा, ठीक है। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। यानी 11वां प्रश्न, बिल्कुल, यानी विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर। और विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपको सही लग रहा है कि क्या सही होगा? आपने विकास के बारे में पढ़ रखा है, यानी डेवलपमेंट, आपने डेवलपमेंट पढ़ा है, कभी ना रुकने वाला प्रोसेस, यानी निरंतर चलने वाला प्रोसेस, निरंतर चलने वाला प्रोसेस, गर्भ से चलेगा, ठीक है, और जीवन पर्यंत तक चलेगा, है ना बेटा? बिल्कुल चलेगा। आपको पता है जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है जिसका डेवलपमेंट सिर से पैर की ओर होता है, शिशु का डेवलपमेंट सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। जल्दी से बताएं विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी विकास जो है वो एक सीधी रेखा में आगे बढ़ेगा, है ना, बिल्कुल सीधी रेखा में आगे बढ़ेगा, क्योंकि कभी रुकता नहीं है, ठीक है, कभी रुकता नहीं है, ठीक है। चलो, यानी और विकास की दर भी कैसी है? डिफरेंट होती है, दर भी डिफरेंट होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। विकास के जो रेट है, दर है, वो डिफरेंट होती है। चलो अगले में चलते हैं। यानी कि किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? अभी आपने किशोरावस्था के बारे में बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ जाना है। ये जाना है कि जो किशोरावस्था है वो एक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब वाला अवस्था मानी जाती है, बहुत ही तूफानी अवस्था, स्ट्रेस स्ट्रॉम की अवस्था मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के शरीर में बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। प्रजनन अंग विकसित हो रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पे चीजें समझने में थोड़ा उन्हें टाइम लगता है, ठीक है। तो जल्दी से बता दें यहाँ पे क्या होगा, किस प्रकार की समस्या का वो सामना करेगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला बोल रहा है कि वो शारीरिक मानसिक परिवर्तन से समायोजन करने में, बेटा समायोजन करने में तो इन्हें बहुत तकलीफ होती है।
अपने साथियों से समायोजन करने में, अपने माता पिता से समायोजन करने में, या पढ़ाई संबंधी समायोजन करने में। आपको पता है कि वैसे तो प्रॉब्लम सबसे रिलेटेड है इसकी, लेकिन अगर हम मेजोरिटी देखें और सबसे प्रायोरिटी पे जो ऑप्शन को देखें वो ये है, यानी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन से समायोजन करने में क्या होता है, तकलीफ होती है। किशोरावस्था में क्योंकि बहुत सारे बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो चुके होते हैं, तो यहाँ पे इनको इन चीजों के साथ सामंजस्य बिठाने में तकलीफ होती है। चलो, बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए, बच्चों के एक अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या जरूरी है, पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होना चाहिए, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाना चाहिए, कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे को निर्माण में सहायता मिल सके, महापुरुषों की जीवनी बच्चों की पढ़ाई जानी चाहिए। जल्दी से बता दे क्या होगा, एक बार जल्दी से रिप्लाई करेंगे, आपके रिप्लाई तुरंत आ जाने चाहिए, फटाक से आपके रिप्लाई आ जाने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज जरूरी है। जल्दी से बता दे, जल्दी से बता दे बेटा कि क्या होगा। बिल्कुल 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 जल्दी से बताया जाए कि आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो, तो यानी आपको भी पता है कि बच्चे का जो अच्छे चरित्र का अगर निर्माण करना है, एक गुड कैरेक्टर का अगर हमें किसी बच्चे का निर्माण करना है, गुड कैरेक्टर का मीनिंग क्या हुआ, यानी हम मॉरल डेवलपमेंट की भी बात कर सकते हैं, मोरालिटी की बात कर सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इस प्रकार से करें कि ऐसी गतिविधियां करें जिससे बच्चे के अंदर खुद वो चीज विकसित हो सके, है ना। कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे को निर्माण में सहायता मिल सके, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हम ये नहीं करेंगे कि उसे लेक्चर देंगे, लेक्चर देने से कुछ नहीं होता। सबसे अच्छा मोरालिटी में ये माना जाता है कि वो गुण आप अपने अंदर खुद विकसित करें और अपने कर्मों से दिखाएं, है ना, आप अपने एक्शन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चों को बोला कि बेटा कॉपी से पेज नहीं फाड़ते हैं, कॉपी से पेज फाड़ना इज अ बैड हैबिट, लेकिन कुछ समय बाद बच्चे ने आप ही को कॉपी से पेज फाड़ते हुए देखा, तो वो मोरालिटी कहाँ से सीखेगा, ठीक है। तो यानी आपको अपने अंदर वो चीज लानी होगी, क्योंकि बच्चा जो है वो घर में सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है, और बाहर निकलने के बाद वो सबसे पहले अपनी टीचर, यानी जो उनके टीचर हैं, टीचर को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो अगर आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे तो आप बच्चों को ज्ञान भी अच्छे तरीके से देंगे, बच्चों को चीजें भी अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो समझाने वाले आप है, जिस तरीके का आप अपना प्रेजेंटेशन देंगे वैसा बच्चा सीखता है। आपको पता है बच्चा नकल करता है, तो आपकी एक्टिविटीज बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, ना कि नेगेटिव, है ना। आपके जो वर्ड्स हैं वो भी बहुत कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, आपका रीइंफोर्समेंट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि बच्चे आपसे हमेशा अच्छा सीखें, ना कि कुछ गलत, ठीक है बेटा। तो यानी कि कक्षा की गतिविधियां ऐसी रखनी है कि बच्चों को निर्माण में सहायता मिल सके, ठीक है। तो बेटा गुड कैरेक्टर। मानव विकास क्या है, कई बार ये प्रश्न हम कर चुके हैं कि मानव विकास क्या है। हम सबको पता है जो मानव विकास है, हम सब ये प्रश्न न जाने कितनी बार कर चुके हैं। जो मानव विकास है वो कुछ सीमा तक क्या सीमा तक अमापनीय है, गुणात्मक है, मात्रात्मक है। हमें पता है जो हमारा मानव विकास है वो हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। वैसे तो हम विकास को गुणात्मक मानते हैं, ठीक है, विकास हमारा क्वालिटेटिव होता है। वैसे तो विकास हमारा क्वालिटेटिव है, विकास हमारा क्वालिटेटिव है, और वृद्धि हमारी क्या है, वृद्धि हमारी क्या है, वृद्धि हमारी क्वांटिटेटिव है ना बच्चों, क्वांटिटेटिव है। क्यों बेटा, बिल्कुल सही है ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये क्लियर है। यानी विकास आपको क्लियर है, वृद्धि क्लियर है। लेकिन हम जब विकास के बारे में पढ़ते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं है कि हम इसको मापनीय भी कह सकते हैं, ठीक है, मापनीय भी, कुछ इसके जो पक्ष हैं उसको हम मापनीय कह सकते हैं। चलो, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं। ये कौन करता है, कौन मत स्पष्ट करता है, जल्दी से बता दे कि बच्चे जो हैं वो अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं। जल्दी से इसका रिप्लाई आ जाना चाहिए। और आपको पता है ये स्टेटमेंट मैस्लो द्वारा कहा गया था। वैसे मैं अगर अल्बर्ट बेंडूरा की बात करूं, अल्बर्ट बेंडूरा की बात करूं, तो आपको पता है सोशल सामाजिकता के जो सिद्धांत है उस पे इन्होंने काम किया है, ठीक है, उनपे इन्होंने काम किया है। स्किनर भाई साहब की बात की जाए तो स्किनर जी ने, आपको पता होगा, इन्होंने हालांकि इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अधिगम थ्योरी यानी लर्निंग थ्योरी के बारे में बताया है।
उसके बाद अगर मैं पियाजे की बात करूं, पियाजे, ये जो पियाजे लिखा है ये बियाजे नहीं है, ये पियाजे है, ठीक है, ये पियाजे है, जीन पियाजे जिनको बोलते हैं, ये पियाजे है। आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है मुझसे, ठीक है। तो पियाजे का आपको पता है, इन्होंने 4 स्टेज बच्चों की बताई है। यानी पियाजे का जो मेन काम है वो किस पे है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे है, ये ध्यान रखिएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे किसका काम है, पियाजे का, यानी संज्ञानात्मक विकास पे, संज्ञानात्मक विकास पे, जिनमें पियाजे जी ने साफ साफ कहा है जो संज्ञान है वो किससे रिलेटेड है, बुद्धि से रिलेटेड है, बुद्धि से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर मैस्लो होगा। मैस्लो ने अभिप्रेरणा में एक थ्योरी भी दी है जिसको बोलते हैं नीड की थ्योरी, ठीक है, नीड थ्योरी दी है जिसमें 5 स्टेप बताए गए हैं, बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स बताई गई हैं, ठीक है बेटा। मतलब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं पूछा गया है। 4 चीजें लिखी हैं, आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी बीमारी विकास से रिलेटेड नहीं है। डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं कुछ, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें कि क्या होगा। बता लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी से बता दें। हाँ जी, क्या होगा जल्दी से बताएं। आपको पता है नार्सिज्म जो है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, यानी ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। और अगर हम सेरेब्रल पैल्सी की बात करें तो नाम से पता चल रहा है ये किससे रिलेटेड होगी बेटा, पैल्सी की बात कर रहे हैं, तो यानी कि आपको पता है ये किससे रिलेटेड होगी, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें किससे रिलेटेड होगी। करेक्ट आंसर तो आपका ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, क्योंकि इसका किसी से मतलब नहीं है। और ये आपको पता है ये भी एक तरीके की बीमारी हुई, यानी इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर मूवमेंट एंड मसल्स, है ना, इट विल अफेक्ट योर मूवमेंट एंड मसल, ये ध्यान रखना, एंड मसल, ठीक है। एंड लो अटेंशन एक्टिव डेवलपमेंट, ये तो है ही। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। चलो अगला, 14 वर्ष की देविका अपने आप को दूसरों से अलग करती है और स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो वो क्या कर रही है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या कर रही है। वो नियमों के प्रति घृणा कर रही है, वो स्वायत्ता कर रही है, कि वो किशोरा वस्थात्मक अक्खड़पन कर रही है, या वो परिपक्वता दिखा रही है। जल्दी से बता दे, बहुत आसान है, जल्दी से बता दे, इट्स वेरी इजी, जल्दी से बताओ, बहुत आसान है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो, बिल्कुल क्या होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर की बात की जाए तो स्वायत्ता होगा, बिल्कुल, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, इनमें से सारे जो है वो विकास को आकार देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर अदर देन, एक को छोड़ा जा रहा है, कोई एक छोड़ा जा रहा है, उसके अलावा बताना है। तो आपको पता है शारीरिक गठन, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। चलो, मानव विकास क्षेत्रों को कितने में डिवाइड किया गया है, जल्दी से बता दें, मानव विकास क्षेत्रों को कितने में डिवाइड किया गया है, आप सबको पता है। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, बिल्कुल भी नहीं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, वेरी गुड, यानी बी ऑप्शन ही सही है। हमने जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, फिजिकल पढ़े हैं, फिजिकल, फिर हमने कॉग्निटिव पढ़े हैं, है ना, फिर हमने इमोशनल पढ़ा है और सोशल, तो यानी यही 4 करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उचित है, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है, यानी चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, या पढ़ाई के प्रति लापरवाही रवैया। जल्दी से बता दे क्या होगा। किशोरों की बात की जा रही है, अगर किशोरों की बात की जा रही है यानी वो रिलेटेड होगा इमोशनल, यानी आपके जो संवेगात्मक होंगे उससे रिलेटेड होगा, यानी संवेगात्मक प्रोत्थान की जो घटना है वो बढ़ जाती है किशोरों में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे और कोई ऑप्शन इसमें एप्रोप्रिएट नहीं लगेगा, यहाँ पे सर्वाधिक उचित जो स्टेटमेंट है वो सी है। किशोरों के संदर्भ में ये भी हम कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, फाइन मोटर स्किल्स, आपको पता है इट इज रिलेटेड टू योर हैंड, योर फिंगर्स,
ठीक है, आपकी उंगलियों से रिलेटेड है। तो आप बताइए इसमें कौन सा आपकी उंगली से रिलेटेड होगा? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना, जल्दी से बता दो। चढ़ना, दौड़ना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना, कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बता दे। बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत ज्यादा आसान है 22वां। जल्दी से बताएंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे रिप्लाई आप देते हैं, बिल्कुल राइट, क्योंकि हम लिखते अपने हाथों से है ना, हम लिखते अपने हाथों से है। तो फाइन मोटर स्किल्स में क्या आ जाती है? फाइन मोटर स्किल्स में क्या आ जाती है बच्चों? क्या आ जाती है? आपकी फिंगर्स आ जाएंगी। ठीक है, आपकी फिंगर्स आ जाएंगी। क्लियर है? जल्दी से बता दे। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल सही। चलो 23rd, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी सबसे जटिल व कठिन अवस्था है? बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है और सबसे कठिन है? बेटा जब हम किसी अवस्था की बात करते हैं और उसकी जटिलता या कठिनाई की बात करते हैं, जटिल या कठिन, तो कौन सी अवस्था होगी? जल्दी से बता दे, कौन सी अवस्था होगी? जल्दी से रिप्लाई करें कि क्या करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही रिप्लाई आना चाहिए, गड़बड़ रिप्लाई नहीं आना चाहिए। जल्दी से बता देंगे सारे बच्चे कि क्या होगा। प्यारे बच्चों जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करो। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई करो। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन से सबसे अधिक अधिक जटिल व कठिन अवस्था है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। मनोविज्ञान के अनुसार, हाँ जी, तो जल्दी से आपका रिप्लाई आ जाना चाहिए। क्या होगा? हमें पता है जटिल और कठिन अवस्था की बात करते हैं तो कौन आता है? किशोरावस्था आएगा, हमेशा आपका किशोरावस्था आएगा। वेरी गुड। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यानी वृद्धि को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ। ग्रोथ, आपने वृद्धि और विकास पढ़ रखा है मुझसे, है ना? आपने वृद्धि और विकास पढ़ रखा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का अंतर आपने पढ़ रखा है और बहुत सारे अंतर आपने मुझसे जाने हैं वृद्धि और विकास के बारे में। बिल्कुल, हाँ जी। तो जल्दी से बता दे कि अगर मैं वृद्धि और विकास की बात करती हूँ तो क्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले ये सारे कारक होंगे? क्या पर्यावरण या वातावरण वृद्धि को प्रभावित करेगा? क्या स्वास्थ्य वृद्धि को प्रभावित करेगा? क्या आहार वृद्धि को प्रभावित करेगा? या ये सभी? तो बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर मैं ग्रोथ की बात करूंगी तो आपको पता है ये चारों ही, यानी ये तीनों ही वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सारे ही ऑप्शन आपके सही होंगे। वेरी गुड। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? जल्दी से बता दें। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? जल्दी से बता दीजिए कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? यानी 150, 280, 390, 640। अगर मैं जेस्टेशन पीरियड की बात करूंगी बेटा, हर एक एनिमल का, हर एक लिविंग एनिमल का अलग अलग जेस्टेशन पीरियड होता है। ठीक है, अलग अलग जेस्टेशन पीरियड होता है। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? यानी 280 दिन लगेंगे। 280 दिन, है ना? क्योंकि गर्भ में बालक कितना 9 माह रहता है, 9 माह और कुछ डेज, है ना? 9 मंथ्स तक रहता है। 9 मंथ्स तक प्रेगनेंसी रहती है। हमें पता है जो प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ्स तक रहती है। तो जेस्टेशन पीरियड भी कितना होगा? 280 दिन का होगा। चलो, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? जल्दी से एक बार बता दे। हाँ जी, एक बार जल्दी से बता दे कि क्या होगा, क्या होगा? जल्दी से बता दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाएंगे? बिल्कुल सही बात है, उसमें आपका किशोरावस्था आएगा, क्योंकि किशोरा अवस्था में ही जो बच्चे हैं वो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, एक्टिव मेंबर ऑफ देयर एडल्ट ग्रुप। ठीक है, और ये ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी चीजें किशोरावस्था में ही देखी गई हैं। 27, मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, यानी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड,
कल्चरल बैकग्राउंड, डेवलपमेंटल स्टेजेस या ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट। यानी कि किसी टीचर के लिए, आप भी एक टीचर हैं, ठीक है, आप भी एक टीचर हैं, तो फॉर यू, अगर आपके लिए जो टीचर है वो एक क्लास को डील कर रहा है और उस क्लास में मिक्स्ड एज ग्रुप वाले लर्नर बैठे हुए हैं, ठीक है, मिक्स्ड एज ग्रुप वाले लर्नर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो यानी कि नॉलेज पूछी जा रही है, द नॉलेज ऑफ, आपको किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपकी क्लास में मिश्रित आयु वाले बच्चे बैठे हैं तो आपको किस चीज की जानकारी होनी चाहिए, किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो बट ऑब्वियस है, आप उसके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को जान के क्या करेंगे, आप उसके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को जान के क्या करेंगे, या कल्चरल बैकग्राउंड को जान के क्या करेंगे, या उनके माँ बाप क्या करते हैं, वो तो तब आप जानेंगे जब आप होम विजिट में जाएंगे, ठीक है, तब आप सारी डिटेल लेंगे, और एडमिशन होता है तो भी ये सारी डिटेल ली जाती है। लेकिन आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास में मिक्स्ड एज ग्रुप वाले बैठे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में जानना। क्लियर हुआ, यानी आप क्या करोगे, डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में जानोगे। वेरी गुड। चलो, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। कोई बच्चा है, कोई बच्चा है, उसका जो प्रारंभिक विकास है वो किस पर निर्भर करेगा, माता पिता पर, वातावरण पर, विद्यालय के वातावरण पर, या समाज पर। जल्दी से बता दें किस पर निर्भर करेगा, जल्दी से बताएं। हाँ जी, बिल्कुल, जल्दी से रिप्लाई आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बेटा, दिवाली के स्पेशल जो ऑफर आपके लिए आया है दिवाली के लिए, उसका लाभ उठाएं, क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि ऐसे ऑफ 75% का सारे कोर्सेज पे बहुत कम मौका मिलता है, तो इसीलिए इसको अपने हाथ से ना जाने दें। चलिए, 28वां का बताइए क्या होगा, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करेगा। जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए, किस पर निर्भर करेगा बच्चों, किस पर निर्भर करता है। सबसे पहले डेवलपमेंट कहाँ होता है, मैंने आपको बताया है, एक बच्चे का, एक बालक का जो विकास है, जो विकास है वो कहाँ होता है, बताइए, वो विकास कहाँ होता है। सबसे पहले पेरेंट्स यानी माता पिता रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके बाद स्कूल आता है ना, उसके बाद स्कूल आएगा। और मैंने बहुत बार बताया है, जो माता पिता है यानी जो घर है, जो फैमिली है, वो एक इनफॉर्मल एजेंसी कहलाएगी, वो एक इनफॉर्मल एजेंसी कहलाएगी। लेकिन जो स्कूल है वो एक फॉर्मल एजेंसी कहलाएगा, वो एक फॉर्मल एजेंसी कहलाएगा, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध हैं, उनके विकास को बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, और बड़े परिवार के निर्धन बच्चे की अपेक्षा, यानी चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिली हु बिलोंग टू स्मॉल फैमिली साइज, दे हैव चांसेस टू गेट बेटर एनवायरमेंट फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, बिकॉज दे आर कंपेयर टू पुअर चिल्ड्रन ऑफ बिग फैमिली। ये तो कंपैरिजन किया जा रहा है, एक निर्धन बच्चे का एक अमीर बच्चे से कंपैरिजन हो रहा है। तो आपको रिप्लाई देना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बता दें। यानी निर्धन जो परिवार है उसके जो बच्चे हैं वो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध है, उनको विकास के बहते वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवार के निर्धन बच्चों की अपेक्षा, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें, the children from poor family who belong to small family size, they have chances to get better environment. Children from poor families who belong to small families for development, because they are compared to poor children of big families, because they get better condition, है ना, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है, सबसे तीव्र गति किसमें होती है, जल्दी से बता दें, बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में, या शैशव अवस्था में, या यौवन अवस्था में। बहुत जल्दी से आपका रिप्लाई आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है और सारी अवस्थाएं, ये जो स्टेज है ये सारी आपने पढ़ रखी हैं, ये स्टेजेस आपने पढ़ रखी हैं। इन स्टेजेस में होने वाले संवेगात्मक और जो मानसिक या शारीरिक विकास है वो भी आपने पढ़ रखे हैं। तो जल्दी से बताते स्टेज, यानी मनुष्यों में सबसे तीव्र गति से, यानी ह्यूमन बीइंग्स हैव द फास्टेस्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट, किस में होगा, शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक,
वो भी विकास जो होता है वो सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से किसमें होता है? जल्दी से बता दे बच्चा लोग, जल्दी से बता दे, एक बार जल्दी से बता दें कि मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति किसमें होती है? आपको पता है, अगर मैं शारीरिक और मानसिक विकास की बात करूं, मैं शारीरिक और मानसिक विकास की बात करूं, तो ये सबसे ज्यादा तेज जो होगा ये किसमें होगा? शैशवावस्था में होता है। ये सबसे ज्यादा तेजी से शैशवावस्था में होता है। क्लियर है? ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति जो होगी वो शैशवावस्था में होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शैशवावस्था सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सबसे अच्छा, क्योंकि सीखने का काल है, जिज्ञासा है, यहाँ पे शैशवावस्था में जिज्ञासा है, बच्चा बहुत जिज्ञासु है। प्लस यहाँ का बच्चा जो है वो थोड़ी सी कहते हैं ना, नकल करके भी सीखने की कोशिश करता है। वो माँ बाप पे पूरी तरीके से आश्रित होता है। क्यों? शैशवावस्था का बच्चा माँ बाप पर आश्रित होता है, विकास तेजी से हो रहा होता है। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है शैशवावस्था को लेके। तो अब ये 30 प्रश्न आज आपने किए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको 30 प्रश्न बहुत समझ में आए होंगे। बच्चों, हरियाणा चैनल पे जो बच्चे एचटेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है एप्लीकेशन पे भी आपकी क्लासेस चल रही हैं हरियाणा टेट की, जिस बैच का नाम है लक्ष्य, है ना। लक्ष्य बैच में आपकी एप्लीकेशन की क्लासेस चल रही हैं। लक्ष्य बैच पे आपकी एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो बच्चे क्लासेस ऑलरेडी ले रहे हैं लक्ष्य बैच में, तो उनको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप हरियाणा चैनल को ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि बच्चों तक ये सुविधा पहुंच सके। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्लासेस मिल सके, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, आपके प्यारे विवेक सर और आपके एग्जामपुर की तरफ से ये ऑफर आया हुआ है। यानी दिवाली के विशेष एक पावन अवसर पर आपके लिए एक ये ऑफर आया है जिसपे 75% का डिस्काउंट है। यानी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोड यूज करना है दिवाली 75। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोड यूज करना है DIWALI 75। मान लीजिए इन केस कि आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप एग्जामपुर की ऑफिशियल, जो एग्जामपुर का जो ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है उस पे भी कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ के नंबर पे भी आप कॉल करके सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, दूसरी चीज आपको पता है कि ये जो ऑफर है ये सिर्फ 27 अक्टूबर तक वैलिड है। ये ऑफर सिर्फ 27 अक्टूबर तक वैलिड है। तो आपके पास बस 3 दिन है, तो जल्दी से इसका मतलब लाभ उठाएं, फायदा उठाएं, क्योंकि 75% और सारे कोर्सेस में, एग्जामपुर के सारे कोर्सेस में तो नहीं आता है ना, तो इन कोर्सेस में 75% का ऑफ हो रहा है। यानी जो अमाउंट है वो बहुत कम हुए जा रहा है, 250, 300, 350 तक के कोर्सेस आपको मिल रहे हैं। तो ये मौका अपने हाथ से ना जाने दे, है ना, ये मौका अपने हाथ से ना जाने दो और अपने आप को एनरोल कराएं एग्जामपुर पे, अपने आप को एनरोल कराएं। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ये ऑफर लेने के लिए हम एग्जामपुर ऐप को डाउनलोड कैसे करें। काफी बच्चे तो हमसे जुड़े हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, लेकिन काफी बच्चों को अभी भी नहीं पता कि एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप कैसे डाउनलोड होगी। तो बेटा देखिए, कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर तो सबको पता होगा, प्ले स्टोर तो सबको पता होगा भाई। अपने मोबाइल में जितनी चीजें डाउनलोड करते हो, व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, जो भी डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से तो करते हो ना। प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे सर्च पे लिखो एग्जामपुर, है ना। जब आप सर्च पे एग्जामपुर लिखेंगे तो देखिए ऑप्शन आ जाता है एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप। आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करिए। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको कहेगा रजिस्टर करो। रजिस्टर का मतलब होता है बेटा पंजीकरण, यानी अपनी डिटेल्स डालो। जब आप अपनी डिटेल्स डालेंगे तो आप एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। आपको करना क्या है, नाम डालना है, ईमेल डालनी है, पासवर्ड डालनी है, ठीक है, सिटी डालनी है, अग्री करना है और रजिस्टर करना है। अगर इस रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप एक बार एप्लीकेशन पे आ जाएंगे बच्चों, तो बहुत इजी हो जाएगा। सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलेगा, सारे कोर्सेस, एवरीथिंग इज देयर इन आवर ऐप। आपको एप्लीकेशन पे सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और
इस ऑफर के बारे में ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस टाइप के ऑफर की सख्त जरूरत है ना, सख्त जरूरत है। दूसरी चीज, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को जरूर ध्यान से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं कि सारी चीजें पेड मिलती हूँ, बहुत सारी चीजें फ्री भी हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। पहले जाओ मैं साथ देख रहे हो तो मैं जाऊँ साथ मेरी क्लास 1 बजे।